हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब स्टडी। वेब स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे चर्चित टॉपिक यानी कि G20 पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि G20 क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किन हालात में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम ये समझेंगे कि G20 की प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलती हैं, ये काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और फाइनली हम इस पे बात करेंगे कि इस बार जब भारत G20 होस्ट कर रहा है, क्या खास होने वाला है इस बार, और भारत का एजेंडा क्या होने वाला है 2023 के इस G20 में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी ये दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप है। और अगर हम बात करें कि कितनी बड़ी, तो ये वर्ल्ड जीडीपी में मात्र इन 20 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन होता है 85%। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड में 75%, और दुनिया के 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं 20 कंट्रीज में रहते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि G20 पूरी दुनिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज हैं और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये दोनों साथ मिलके ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड मैटर्स को एड्रेस करेंगे। बात करते हैं कि G20 की शुरुआत कैसे हुई थी। तो 1997 में थाईलैंड की सरकार की कुछ गलतियों की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। हालांकि इसकी शुरुआत थाईलैंड से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे साउथ एशिया में फैल गया। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इन तीन कंट्रीज का, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। बाद में फिर आईएमएफ हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह एंट्री मारता है और किसी तरह इन कंट्रीज को इस क्राइसिस से बाहर निकालता है। हालांकि उस समय G7 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन G7 डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप था जिनका फोकस सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ पे होता था। और इसी क्राइसिस के बाद ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जो लो इनकम वाले देशों में आते थे, उनको ये एहसास हुआ कि हमारी भी G7 जैसी कोई ग्रुप होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से हम खुद को बचा सकें। और फिर 2 साल के भीतर ही 1999 में G20 को स्टैब्लिश किया गया। इस ग्रुप में 19 देशों को शामिल किया गया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन को भी शामिल किया गया, जो कि खुद 27 यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। इस G20 में G7 के सारे कंट्रीज को भी शामिल किया गया था, यानी G20 डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों तरह की कंट्रीज का एक ग्रुप है। लेकिन मेन फोकस लो इनकम वाली कंट्रीज पे रहेगा। और ये बात हमारे रॉक स्टार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्लियर कर दिया है कि भारत का इस बार का एजेंडा ग्लोबल साउथ से रिलेटेड इश्यूज पे रहेगा। अच्छा, G7 G8 बना था 1997 में, जब रसिया को इस ग्रुप में शामिल किया गया था। और इसके बाद 2014 में रसिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से इसको फिर से ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था। G20 की पहली मीटिंग हुई थी बर्लिन में। और शुरुआत में ये केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का एक फोरम हुआ करता था। यानी आज G20 जितना बड़ा ग्लोबल इवेंट है, शुरुआत में ये इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ करता था। तो अब बात करते हैं कि G20 ग्लोबल लीडर्स या हेड ऑफ स्टेट का समिट कैसे बना। 2008 में अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, उनके खुद की गलत पॉलिसी की वजह से। हाउसिंग बबल के बारे में अगर आपने सुना हो, तो इसी के वजह से ये क्राइसिस आता है और काफी तेजी से ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। और आपको तो पता ही होगा, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो क्या होता है। ये बात हमें राजीव गांधी ने 1984 में ही बता दिया था। और इस क्राइसिस का नाम दिया गया था ग्रेट रिसेशन। ये क्राइसिस इतना बड़ा था कि G7 से ये संभलने वाला नहीं था। उन्हें एक बड़े ग्रुप की जरूरत महसूस हुई, और उनके पास उतना टाइम नहीं था कि एक नया ग्रुप बना सके। ऐसे में G20 उन्हें सही समय पे सही जगह पे मिल गया, जो लगभग एक दशक से इसी फील्ड में काम कर रहा था। और डूबते हुए को क्या चाहिए, तो G20 का सहारा। अब उन्होंने G20 को एलिवेट कर दिया और इसको ग्लोबल लीडर्स का समिट बना दिया। और यूएसए की प्रेसिडेंसी में G20 का पहला शिखर सम्मेलन होता है वाशिंगटन डीसी में। उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और इंडिया के पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसके बाद G20 की सफलता को देखते हुए 2010 में इसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का प्रीमियर फोरम घोषित कर दिया गया। तो आज G20 को हम जिस रूप में देख रहे हैं, वो एक्चुअल में 2010 में बना था। तो अभी तक हमने G20 को क्रिएट भी कर लिया है और इसको बड़ा भी बना दिया है।
अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। हर साल किसी एक मेंबर कंट्री को इसकी प्रेसिडेंसी दी जाती है और ये प्रेसिडेंसी दी जाती है रोटेशनल बेसिस पे ग्रुप वाइज। अब ये ग्रुप क्या है? तो G20 मेंबर्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हर एक ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं, ग्रुप 3 को छोड़ के, जिसमें मात्र 3 कंट्रीज हैं। इसमें आपको यूरोपियन यूनियन दिखाई नहीं देगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन कोई देश नहीं है। इंडिया आपको ग्रुप 2 में नजर आएगा। और जब भी प्रेसिडेंसी ट्रांसफर होती है तो वो किसी एक ग्रुप को दी जाती है और फिर उस ग्रुप के मेंबर्स आपस में ये डिसाइड करते हैं कि इस बार हम में से G20 की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस बार जब प्रेसिडेंसी ग्रुप 5 से ग्रुप 2 में आई तो इस ग्रुप में 2 ऐसी कंट्रीज थी जो ऑलरेडी G20 होस्ट कर चुकी थी। तो बची 2 कंट्रीज, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ने कहा इस साल हमारे यहाँ अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसलिए इस बार प्रेसिडेंसी हमें दे दी जाए। और इस तरह भारत को G20 का प्रेसिडेंसी मिला। इसलिए प्रेसिडेंसी मिलना एज सच कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने के लिए 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं आगे। प्रेसिडेंसी की वैलिडिटी होती है 1 साल की और इसकी एक फिक्स डेट भी है, 1 दिसंबर से 30 नवंबर। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटारिएट नहीं होता है, यानी इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि G20 में जो लो इनकम वाली कंट्रीज हैं, उनको इस बात का डर है कि परमानेंट सेक्रेटारिएट बनाने से इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स और हाई इनकम वाली कंट्रीज इसको कैप्चर कर लेंगे और इसमें फिर उन्हीं का एजेंडा चलेगा। इसलिए प्रेसिडेंसी हर साल चेंज होता है और जिस भी कंट्री की प्रेसिडेंसी होती है वो अपना एक टेम्पोररी सेक्रेटारिएट बनाता है ट्रोइका की मदद से। अब ये ट्रोइका क्या होता है? तो G20 के समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 कंट्रीज का रोल होता है। एक तो जिसकी प्रेसिडेंसी है, दूसरा होता है आउटगोइंग मेंबर और तीसरा होता है इनकमिंग मेंबर, यानी जो अगले साल होस्ट करने वाला है। और इन्हीं 3 मेंबर्स को मिला के बनता है ट्रोइका। और इस बार पहली बार ट्रोइका में ऐसा हुआ है कि इसमें सारे ही डेवलपिंग नेशंस हैं, इसमें G7 का कोई भी मेंबर नहीं है। ट्रोइका एक रशियन वर्ड है जिसमें 3 घोड़े मिलके एक कार्ट को खींचते हैं। आगे बढ़ते हैं। G20 मेनली 2 ट्रैक्स पे चलता है। एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक, जिसको कि लीड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स। और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसको कि शेरपाज लीड करते हैं। अब ये शेरपा क्या होता है? तो शेरपा बेसिकली नेपाल का एक ट्राइब है जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं और इनकी खास बात ये होती है कि ये ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों पे आसानी से चढ़ जाते हैं। इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं या पर्वतारोही होते हैं, ये उनके गाइड के रूप में काम करते हैं और उनका सामान भी यही लोग कैरी करते हैं। इनफैक्ट जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलरी, इनके साथ एक और व्यक्ति गए थे जिनका नाम था शेरपा तेंजिंग नोरगे। ये एक शेरपा थे। इसी तरह G20 में भी हर एक मेंबर कंट्रीज अपना एक शेरपा अपॉइंट करती है जो G20 की सारी प्रोसीडिंग्स को लीड करते हैं और अपने अपने देश के जरूरत के हिसाब से नेगोशिएशंस करते हैं ताकि फाइनल समिट के लिए एक एजेंडा तैयार हो सके। इस बार भारत की तरफ से शेरपा अपॉइंट किए गए हैं नीति आयोग के फॉर्मर CEO अमिताभ कांत। इस बार शेरपा की पहली मीटिंग हुई थी उदयपुर में, 4 दिसंबर 2022 को। अब बात करते हैं G20 इंडिया की। और इसमें सबसे पहली चीज आती है लोगो। लोगो इंस्पायर्ड है हमारे नेशनल फ्लैग से। इसमें सारे वही कलर्स हैं जो हमारे तिरंगे में होते हैं। इस लोगो में हमारे नेशनल फ्लावर लोटस को भी दिखाया गया है और इस लोटस में टोटल 7 पत्तियां हैं। और ये 7 पत्तियां 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, जो लिया गया है महाउपनिषद से। और इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी पूरी दुनिया में इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे जानवर हवा पानी ये सभी एक ही परिवार के हिस्से हैं। इसलिए इस बार G20 में सबसे ज्यादा फोकस क्लाइमेट और ग्रीन एनर्जी को लेकर है। इस G20 समिट में टोटल 43 डेलीगेशंस को शामिल किया गया है, जो कि G20 में अब तक की सबसे बड़ी डेलीगेशन है। इस 43 डेलीगेशंस को अगर ब्रेक करके देखें
तो इसमें 20 तो मेंबर कंट्रीज हैं। इसके अलावा 12 परमानेंट गेस्ट होते हैं, जिसमें एक परमानेंट कंट्री होता है जो कि है स्पेन। 11 इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी तरफ से 11 नॉन परमानेंट गेस्ट को इनवाइट किया है, जिसमें 8 कंट्रीज हैं और 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं। इन 8 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है और ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस G20 समिट में भारत की तरफ से इनवाइट किए गए हैं। कि अब इधर उधर की बातें बहुत हुई, अब बात करते हैं मुद्दे की। G20 में मोदी जी की फोटो के बाद अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है G20 का एजेंडा, क्योंकि यही वो चीज है जिसके लिए भारत ने अलग अलग शहरों में 200 से भी अधिक मीटिंग्स की, और यही वो चीज है जिसके लिए दुनिया के सभी बड़े लीडर्स भारत आए हैं, 2 लीडर्स को छोड़ के। और ये 2 लीडर्स कौन है ये बताने की जरूरत नहीं। तो भारत का इस बार मेन एजेंडा रहा है ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अलावा ये मोदी जी का ट्वीट है, इंडियाज G20 एजेंडा विल बी इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसाइसिव। इन 4 शब्दों को रट्टा लगा लीजिएगा, क्योंकि ये 4 शब्द आपके एग्जाम पेपर्स के ऑप्शन में दिख सकते हैं। तो इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए